हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। यानी कि अंग्रेज जो व्यापार करने आए तो व्यापार से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो भारत में बना लिया, वहाँ तक का इनका जो सफ़र रहा इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, चूँकि ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है इसलिए इसमें आपको बेसिक ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। और आप ये वीडियो देख के आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो इतनी महंगी बुक्स आ रही हैं उसको बिना लिए आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं और एक बार इस नोट्स को बना के उसका रिवीजन करके देखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी अगर एनसीईआरटी से होगा वो कहीं नहीं छूटेगा, वो आप सॉल्व कर लेंगे। और जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसके 50% लोग भी इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखें और लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक का जो सफ़र रहा कंपनी का वो कैसा रहा, इसके बारे में एक जो संक्षिप्त विवरण जो दिया गया है उसके बारे में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि जिसको इजाज़तनामा कहते हैं, यानी कि इजाज़त लेके उन्होंने हासिल कर लिया और जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला। अब देखिए 1600 ईस्वी में इस लाइन में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं। सबसे पहला कि 1600 ईस्वी में ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल किया। कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी से। ब्रिटेन की महारानी उस टाइम कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को एक चार्टर दिया, यानी कि एक इजाज़तनामा दिया कि आप पूर्व के देशों से व्यापार करें। ठीक है, और इसमें भी देखिए कि इजाज़तनामा कैसा दिया कि यानी कि आपके अलावा ब्रिटेन में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा उस देश की कोई भी कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। पूर्व के देश का मतलब है एशिया, चूँकि यूरोप, देखिए ये है यूरोप, ठीक है, यहाँ है ब्रिटेन, ये यूरोप है, ये इटली वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद एशिया कहाँ है? तो एशिया ऐसे करके ऐसे पूरा हिस्सा है ऊपर तक, ये एशिया है। यानी कि इतना समझ लीजिए ये यूरोप है जिसको पश्चिमी सारे देश हैं, और इधर जो है पूर्व की तरफ है यानी कि जो एशिया है, एशिया महाद्वीप। तो इन्हें ये एकाधिकार दिया गया कि आपके अलावा कोई भी इस देश की कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, उसने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, और पुर्तगाल का ये जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, इसने खोज की किसकी? समुद्री मार्ग की, उस मार्ग की जहाँ से भारत आया जा सके। अब जो कि देखिए ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और आपको पता है यहाँ पे इंडिया है, सॉरी इससे नीचे ये मान लीजिए आप, ये अफ्रीका है, और इधर से यहाँ इधर यूरोप है। यहाँ से ये लोग आ रहे हैं ऐसे होके, और यहाँ पे इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का, और यहाँ से होते हुए ये इधर भारत आ रहे हैं। तो इस ये जो रास्ता है इसकी खोज की थी पुर्तगाल के किसने? वास्को डी गामा ने। आपने सुना होगा भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? देखिए भारत की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। इन्होंने भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग थे उनकी खोज की। ठीक है, यूरोप के बाजारों में भारत के सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की बहुत मांग थी। यूरोप के बाजारों में, चूंकि यूरोप एक तरह से देखेंगे आप उसकी भौगोलिक स्थिति एक ठंडा प्रदेश है, और वहाँ पे जो काली मिर्च थी, लौंग और इलायची और दालचीनी, इसकी बहुत मांग थी, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं गर्म होते हैं, ये खाने के बाद अंदर से गर्मी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से यूरोप के लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, और यहाँ के लोगों को रेशमी कपड़े और सूती कपड़े की भी काफ़ी ज़्यादा इनको मांग थी, इन्हें अच्छा लगता था। यूरोपियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ने लगी। अब देखिए यूरोपीय जो आने लगे, क्योंकि सिर्फ पुर्तगाली और ब्रिटेन के नहीं आए थे, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये सारे लोग आए थे। अब यहाँ से कई कंपनियाँ, अब चूँकि ब्रिटिश
जो क्षेत्र था, यानी कि ब्रिटेन जो था, उसने तो कहा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी, लेकिन ऐसा कोई भी फाउंडेशन अन्य देशों के साथ नहीं था। अन्य जो यूरोप के देश थे उसमें से कई लोग आ रहे थे, कई सारी कंपनियां आ रही थी व्यापार करने भारत में, ठीक है। और यहाँ से जो वो सामान लेके जाते थे वो यूरोप में बहुत महंगे दामों पे बेचते थे। तो इधर क्या होता था, जब धीरे धीरे ये पता चल गया भारत में कि यूरोप के बहुत सारे व्यापारी हमारे यहाँ से माल ले जाके यूरोप में महंगी दामों में बेच रहे हैं, तो भारतीय बाजार जो थे, जो इन सब चीज़ों का बाजार था, मसालों का, कपड़ों का, यहाँ भी दाम क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। और यहाँ दाम बढ़ने लगा तो फिर जो क्या हुआ, बाजार में सारी चीज़ें महंगी होने लगी। व्यापारिक कंपनियां प्रतिस्पर्धी कंपनियों का जहाज डुबो देती थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी की बात है। प्रतिस्पर्धी कंपनियों का मतलब है कि अन्य देशों से जो यूरोप के अन्य देशों से जो कंपनियां आई थी, वो क्या करती थी कि किसी का जहाज, यानी कि एक देश आ रहा है तो दूसरे देश का जहाज भारत तक ना पहुंच सके, इसलिए वो जहाज को डुबो देते थे, ठीक है। यानी कि बीच में ही, समुद्र में ही वो अपना कारनामा, युद्ध करना शुरू कर देते थे, ताकि दूसरे देश की जो कंपनी है, जो जहाज है, वहां तक ना पहुंच सके। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहाँ कंपनी के अफसर बैठते थे, ठीक है। तो हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था और निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें भेजी जाती थी यूरोप में, उनको यहाँ पे जमा किया जाता था। आमतौर पर फैक्ट्री का मतलब लोग ये समझते हैं उसमें सामान बनते थे, नहीं, यहाँ कोई भी कारखाना नहीं लगाया था अंग्रेजों ने। यहाँ से फैक्ट्री का मतलब है उनका एक गोदाम था जिसमें वो सारी चीज़ों को जमा करते थे, वहाँ से जहाज़ पे लादकर अपने देशों में भेजते थे। उनका जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर का काम होता था वो सारा उनके देश में होता था और वहाँ से फिर भारत वो ले आके जो तैयार माल होता था, जो लास्ट प्रोडक्ट होता था, उसको भारत में लाके बेचते थे। 1696 तक किला बनने लगा। 1698 तक कंपनी ने 3 गांवों, यानी कि सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी खरीद ली। तो इस तरह से अभी तक क्या था, ये व्यापार करने कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साम्राज्य बढ़ने लगा इनका और इन्होंने सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी सारी खरीद ली। अब व्यापार से युद्धों तक, अब देखिए अभी तक व्यापार हो रहा था, अब देखिए ये युद्ध कैसे करते हैं भारत में और धीरे धीरे अपना कैसे साम्राज्य का विस्तार करते हैं। 18वीं सदी में कंपनी बंगाल के नवाब में टकराव बढ़ने के कारण मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब देखिए ये बंगाल के नवाब का एक सीक्वेंस है, पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें और बंगाल के नवाब में एक टकराव है, युद्ध है किसी बात को लेके, और यहाँ पे इन लोगों का सीक्वेंस रहा। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना किया, ठीक है। अब ये जो नवाब हुए बंगाल के नए वाले, इन्होंने क्या किया कि बोला कि कंपनी को हम कोई रियायत नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी फ्री टैक्स, यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करती थी। और कंपनी के, मान लीजिए कंपनी ये है, इसके किसी अधिकारी को फ्री टैक्स ट्रेड का जो दिया गया है व्यापारिक पत्र कि आप बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकें, तो ये क्या करते थे, ये अन्य लोगों को भी, कर्मचारियों को बांट देते थे और वो जो पत्र है वो दिखा के, ठीक है, वो अन्य लोग भी बिना टैक्स के व्यापार करते थे। इसलिए क्या हुआ कि बंगाल का जो राजस्व है वो कम होने लगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपको दिया जा रहा है, कोई पास दिया जा रहा है कि आप बिना किसी टैक्स के आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। मतलब एक दुकान है राशन का और आपको दे रहा है एक पास कि आप हमारे यहाँ से बिना किसी जीएसटी का यहाँ से सामान सारा खरीद सकते हैं। अब ये क्या करें, ये अपने पूरे गांव के लोगों को बांट दे, यानी कि इनका पास लेकर ये सारे लोग जाके अगर इस दुकान से सामान ला रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये दुकान बैठ जाएगा, यानी कि इसका जो मुनाफा है वो सारा खत्म हो जाएगा। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, ठीक है। अब नवाब का कहना था कि हम आपको व्यापार का अधिकार दे रहे हैं, इसलिए आप हमको नजराना दीजिए, यानी कि एक तरह से टैक्स दीजिए। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, उसकी किलेबंदी रोक दी। अब देखिए अंग्रेज जो अपने सिक्के डालते थे वो पूरे भारत में मान्य थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, बंगाल के नवाब ने, इन्होंने कहा आप सिक्के नहीं डालेंगे, और उसके बाद जो वो लोग अपनी किलेबंदी कर रहे थे, ठीक है, उसको रोक दिया। उन्होंने
दलीलें की कंपनी उन्होंने यानी कि दलीलें की कंपनी की धोखाधड़ी से बंगाल सरकार का राजस्व कम हो रही है, ठीक है। और कंपनी पर ये आरोप लगाया कि इनकी धोखाधड़ी से, इनके दांव पेच से बंगाल सरकार का जो राजस्व है वो लगातार कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी के सिलसिला में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है? प्लासी का जो युद्ध होता है उसमें 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। नवाब ने कंपनी की किलेबंदी रोकी और राजस्व चुकाने का हुक्म दिया। अब अलीवर्दी खान थे, जब उनकी मृत्यु हो गई 1756 में, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और उसने अंग्रेजों से कहा कि आप टैक्स दीजिए और राजस्व चुकाइए और अपनी जो किलेबंदी है उसको बंद कर दीजिए, किले मत बनवाइए। नवाब ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया, गोदामों में ताला डाला, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया। अब जब अंग्रेजों ने मना कर दिया, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, तो ये 30,000 सिपाही लेकर कासिम बाजार में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर धावा बोल दिया, ठीक है। उस पर अटैक किया और जो गोदाम थे वहाँ के अंग्रेजों के उसमें ताला लगा दिया और अफसर जो वहाँ पे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। नवाब द्वारा कलकत्ता किले पर हमला किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ। सेनापति मीर जाफर, नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर के धोखे के कारण कंपनी जीत गई। अब देखिए नवाब द्वारा यहीं से शुरू होती है भारत में अंग्रेजों की सत्ता, क्योंकि नवाब का एक सेनापति है मीर जाफर जिसका नाम है, उसने धोखा दिया क्योंकि अंग्रेजों ने लालच दिया था कि इसके बाद हम आपको सत्ता देंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट गद्दी पे बैठ भी नहीं सकते थे, लोगों की नज़र थी। अगर वो डायरेक्ट गद्दी पे बैठते तो सीधा उनका खुला एकदम विद्रोह होता भारत में। इसलिए उन्होंने सेनापति को ये लालच दिया कि अगर नवाब हट जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम आपको गद्दी देंगे, आप राज कीजिएगा और हम साइड से आपका मदद करेंगे। तो इन्होंने, मीर जाफर ने धोखा दिया नवाब को, ठीक है, और कंपनी जीत गई। यानी कि प्लासी के युद्ध में कंपनी जीत गई और जो बंगाल के नवाब थे वो हार गए। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बना। अब देखिए अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला नवाब बना, और सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई तो जो उसका सेनापति था मीर जाफर, जिसने धोखा किया था, वो नवाब बना। मीर जाफर के विरोध करने पर कंपनी ने उसे हटाकर भी मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखिए मीर जाफर ने धोखा तो कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी पता चल गया कि अंग्रेज जो है सिर्फ अपनी लालच के लिए काम करते हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपना देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी हटा दिया, क्योंकि मीर जाफर किसी किसी बात पे रोकने लगा, टोकने लगा, तो इनको भी हटा दिया। अब बैठाया किसको? मीर कासिम को। अब बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और मीर कासिम अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह की हार हुई। और ये अंग्रेजों की एकदम वास्तविक विजय थी भारत में, क्योंकि इसके पहले जो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें धोखाधड़ी हुई थी नवाब के साथ, तब अंग्रेज जीते थे। लेकिन इस बार इन्होंने एकदम आमने सामने युद्ध किया और उसमें 3 सत्ता को हराया एक साथ। दिल्ली के बादशाह थे जो केंद्रीकृत शासन था, उसके बादशाह मुगल बादशाह, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। तीनों सत्ता को उन्होंने खुली चुनौती दी और तीनों को हरा दिया। मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बना और हर साल कंपनी को 5 लाख देना था। अब देखिए फिर मीर जाफर को लाया जाता है, इनको बंगाल का नवाब बनाया जाता है और हर साल कंपनी को इन्हें 5 लाख रुपया देना था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। अब देखिए 1765 में जब मीर जाफर की नियुक्ति होती है तो सिचुएशन ऐसा है कि जो मुगल सम्राट हैं उन्होंने ही कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त किया। अब दीवानी जो भी चीज़ें थी वो सारी इनके हाथों में, बंगाल का, यानी कि पूरा बंगाल अब अंग्रेजों के हाथों में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव को 2 बार गवर्नर जनरल बना। 1772 में ब्रिटिश संसद में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होता है सहायक संधि का सिलसिला। कंपनी ने सहायक संधि के जरिए रियासतों पर कब्जा किया। अब देखिए कंपनी कौन सा दिमाग लगाती है? सहायक संधि, नाम सोचिए, यानी कि सहायता करने की इन्होंने नीति अपनाई। इन्होंने यहाँ के नवाबों से कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। सहायक संधि वाली रियासतों को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, यानी कि जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से, अगर मान लीजिए अवध से ये सहायक संधि कर रहे हैं तो अवध के जो राजा हैं उनको अपनी जो सेना है उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको नहीं रखना है। उनको किसकी सेना रखना है? उनको अंग्रेजों की सेना रखना है। वह रियासत सहायक सेना कंपनी की सेना रखती थी और उसके लिए कंपनी को पैसा देना था।
अब देखिए, अब सेना किसकी रहेगी? कंपनी की। पैसा कौन देगा? नवाब। ठीक है, और अंग्रेज नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज का कहना था कि हम आपकी सेवा में सेना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो हर्जाना होगा, मतलब इनके जो वेतन होंगे, इनके जो खर्चे होंगे, इनके खाना पानी के जो भी खर्चे होंगे, ये आप देंगे। तो इस तरह से सैनिक किसके रहते थे? अंग्रेजों के। और कौन देता था उनकी खर्च? तो नवाब देते थे। पैसा नहीं देने पर इलाकों पर कंपनी का कब्जा होता था। अगर नवाब ने पैसे नहीं दिए, वेतन नहीं दिए, तो फिर क्या होता था? नवाब के पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा होता था। रिचर्ड विलेजली 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा, और इसके समय अवध के नवाब 1801 के पैसे नहीं देने पर आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। अब देखिए, अवध के जो नवाब थे विलेजली के समय, ठीक है, और इस टाइम इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए 1801 में अवध के आधे हिस्से को कब्जा कर लिया गया। टीपू सुल्तान, जिसको शेरे मैसूर कहते हैं, इनके पिता थे हैदर अली, जिनकी 1761 से 1782 तक इनका काल रहा। ठीक है, पुत्र इनका था टीपू सुल्तान, 1782 से 1799 तक इसका काल रहा, शासनकाल। मैसूर रियासत के नियंत्रण में मालाबार तट पर होने वाला व्यापार था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मतलब मैसूर रियासत था इनका, ठीक है, और मालाबार तट पर इनका नियंत्रण था, जहां से व्यापार होता था, और यहाँ से जो कंपनी थी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी, मसाले। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इमारती लकड़ी के निर्यात को रोक दिया। यानी कि टीपू सुल्तान के अंडर में जो नियंत्रण में जो बंदरगाह पड़ता था, वहां से इन्होंने चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात होता था यहाँ भारत से, उसको रोक दिया। स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। जो वहाँ के स्थानीय सौदागर होते थे, स्थानीय जो मार्केट में काम करने वाले होते थे, व्यापारी होते थे, उनको कहा कि आपको जो है अंग्रेजों के साथ व्यापार नहीं करना है। सुल्तान के इन कदमों की वजह से मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 4 बार युद्ध होता है मैसूर से। प्रथम आंग्ल मैसूर होता है, जो 1767 से 69 तक होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 तक। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1799 में होता है। ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर का राजगाज पुराने वाडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। यानी कि टीपू सुल्तान से पहले जो वाडियार वंश का शासक था मैसूर पर वास्तविक, उन्हीं को गद्दी पे बैठाया गया एक कठपुतली की तरह, और मैसूर क्या हुआ? अंग्रेजों के नियंत्रण में आया और सहायक संधि थोप दी गई। और सहायक संधि का मतलब क्या था? कि आपकी कोई सेना नहीं रहेगी, आप किसी भी देश से किसी तरह के जो कॉन्टेक्ट है उसमें नहीं रहेंगे, कोई संपर्क आपका किसी देश से नहीं रहेगा। आपका विदेश सेवा, आपके जो भी मामले होंगे वो हमारे अंडर रहेंगे। हमारी सेना आपकी देखरेख करेगी और आप हमारी सेना को वेतन देंगे। मराठों से लड़ाई। उसके बाद सबसे ज्यादा इनकी लड़ाई मराठों से हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के बाद दिल्ली का शासन चलाने का मराठों का सपना टूट गया। राज्य बट गया। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और मराठों की शक्ति एकदम खत्म हो गई, तब ये 4 उभर के आए, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे वंश थे। ये सारे सरदार पेशवा, यानी पेशवा सर्वोच्च मंत्री होता था, के अंतर्गत एक कन्फेरेंसी राज्यमंडल जिसे कहते थे, उसके सदस्य थे। और ये सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे में रहता था। ठीक है, यानी कि ये जो सर्वोच्च मंत्री होते थे, जो कन्फेडरेसी के यानी राज्यमंडल के सदस्य थे, ये सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होते थे और पुणे में रहते थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। इसमें सालबाई की संधि से अंत और कोई पक्ष नहीं जीता। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि आपको याद रखनी है। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें वो 1803 से 1805 तक हुआ। आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 तक हुआ और इसमें पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और इन्हें पेंशन पे कर दिया गया। ठीक है, विंध्य के दक्षिणी भाग पर कंपनी का नियंत्रण और मराठों की ताकत खत्म हो गई, यानी कि पूरी तरह से मराठों को निस्तोनाबूद कर दिया गया।
लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 गवर्नर जनरल ने अपनी एक नीति के अंतर्गत अपने को भारतीय राज्यों के से ऊपर बताया है। अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि कर्नाटक के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना होगा, जो कित्तूर पर की महारानी थी, और उन्होंने हथियार उठा लिया जब अंग्रेज उस पर कब्जा करना चाहते थे कर्नाटक के एक छोटे से राज्य को। अंत में अंग्रेजों ने 1830 में फांसी दे दिया इन्हें। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कंपनी से पंजाब से 2 लड़ाइयां लड़ी। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, जिसको ये जो लड़ाई हुई से आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। लास्ट है विलय नीति। अब देखिए, सहायक नीति से इनका पेट नहीं भरा तो अब इन्होंने विलय नीति किया। सहायक संधि में अभी तक सेना वना रखते थे, वहां पे बरगलाते थे लोगों को, अगर वेतन नहीं दिया जाता तो हाफ राज्य पे एकदम कब्जा कर लेते थे, वो अंग्रेजों का हो जाता था। लेकिन अब देखिए विलय नीति आती है। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल ने विलय नीति अपनाई। ये गवर्नर जनरल रहा 1848 से 56, ठीक है, और इसने विलय नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत शासक की मृत्यु के बाद उसका वारिस नहीं होने पर कंपनी द्वारा राज्य हड़प ली जाएगी। अब इनकी निगाहें उन शासक पे थी जिनके अपने पुत्र नहीं होते थे, उसका ये राज्य हड़प लेते थे। ठीक है, अब ये वो दौर आ गया है जब 1857 का विद्रोह होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये सहायक संधि, विलय नीति, ये सब कारण होंगे 1857 के विद्रोह के। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें अंग्रेजों के हाथ में चली गई। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। यह लगातार एक के बाद एक राज्य, क्यों, किस आधार पे? पुत्र ना होने के आधार पे ये सब हड़प लिए गए। यानी कि आपका अगर पुत्र नहीं है तो आपका जो राज्य है वो मेरा है। 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जो अवध, इसके पहले हमने देखा था कि सहायक संधि के अंतर्गत एक बार वेतन न देने पे आधा राज्य हड़प लिया गया था। अब जो भी बचा खुचा राज्य था उस पर कुशासन का आरोप लगाकर कि आप अच्छे से जो राज्य का प्रशासन है, शासन है, वो अब अच्छे से नहीं चला रहे हैं, तो उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और उसको भी हड़प लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने देखा व्यापार से साम्राज्य तक। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये भी ग्रामीण क्षेत्रों पर जो अंग्रेजों ने अपनी शासन चलाई उसके बारे में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।